हाँ, तो विद्यार्थियों, आपकी मध्यावधि परीक्षा संपन्न हो चुकी है। सत्र 2020-21 का दूसरा टर्म प्रारंभ। प्रथम टर्म, जैसा कि आपने देखा, कोरोना की भीषण महामारी से प्रभावित रहा, परंतु हमारा प्रयास ये रहा कि किसी भी तरह की शिक्षण व्यवस्था बाधित ना हो। हम लोग कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। घर पर बैठ कर के हम किस प्रकार से अपने ज्ञान का अर्जन करें, हमारे समय का सदुपयोग हो, हमारा कोई प्रकार का हर्जाना ना हो, इस प्रयास, इस श्रृंखला में ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। द्वितीय चरण में ये आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, कृतिका भाग 2 का पाठ 2, जॉर्ज पंचम की नाक के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ये आपका पाठ है जॉर्ज पंचम, कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। लेखक का संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे कि प्रसिद्ध रचनाकार कमलेश्वर का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी नामक स्थान पर 6 जनवरी सन 1932 यानी 1932 में हुआ था। मैनपुरी में ही इनकी हाई स्कूल तक की शिक्षा हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए में हिंदी किया। पत्रकारिता से जुड़ गई। सारिका, नई कहानी, ये पत्रिका है, इनके संपादन किया इन्होंने, इनके संपादक रहे। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर समाचार पत्र जो आज भी आते हैं, इनका भी इन्होंने संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं, कहानी संग्रह जो है वो राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, बयान, खोई हुई दिशाएं, तलाश, जिंदा मुर्दे, आदि दुनिया और मेरी प्रिय कहानियां आदि। उपन्यास में काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, वही बात, एक सड़क 57 गलियां, एक सड़क 57 गलियां, सुबह दोपहर शाम, डाक बंगला, काली आंधी दोबारा, वही बात, आगामी अतीत और कितने पाकिस्तान आदि इनके उपन्यास रहे। नाटक में चारुलता, अधूरी आवाज इनके बाल नाटक थे। यात्रा वृत्तांत में खंडित यात्राएं, संस्मरण, अपनी निगाहों। समीक्षा, इन्होंने समीक्षा भी की, नई कहानी की भूमिका, समांतर सोच और मेरा पन्ना। आज आपकी जो भाषा शैली थी वो उर्दू, अंग्रेजी और आंचलिक शब्दों से युक्त थी। मुहावरों का सुंदर प्रयोग आपने किया। आपकी कहानियों में वर्णात्मक एवं आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया। ये जॉर्ज पंचम की जो नाक है, ये नाक प्रतिष्ठा का विषय। अंग्रेज चले गए, परंतु अंग्रेजियत आज भी हमारे सामने बाकी है। हम अंग्रेजों के गुलाम आज भी हैं। हमें चिंता रहती है कि अंग्रेज आज नाराज न हो। ये कहानी तो प्रथम पाठ का परिचय जब देखते हैं तो जॉर्ज पंचम की नाक प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर की व्यंग्यपूर्ण रचना है। ये व्यंग किया गया है इनके द्वारा। इस कहानी में पूरा व्यंग नाक पर केंद्रित है। हमारे यहाँ नाक सम्मान का प्रतीक है। नाक कटना, नाक काटना आदि मुहावरे सम्मान के नष्ट होने तथा अपमानित होने के लिए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर कमलेश्वर ने स्वाधीन भारत के उन शासकों प्रशासकों पर ऐसा व्यंग किया है जो अभी तक औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त नहीं हुए हैं। देश स्वाधीन हो गया, परंतु जॉर्ज पंचम अभी तक उनके लिए सम्मान के पात्र हैं। मूर्तिकार पूरे देश का दौरा कर भारतीय महापुरुषों, बलिदानी क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का अवलोकन करता है। उनकी नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगा देता है।
परंतु सबकी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी दिखाई देती है, यानी सबकी प्रतिष्ठा, हमारे देश में सबका बलिदान जॉर्ज पंचम से श्रेष्ठ प्रतीक होता है। इतने उतावले हो जाते हैं कि अंत में वो जिंदा नाक भी रखते। इस पाठ की आप रीडिंग करेंगे, देखिए जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, यानी जो इंग्लैंड में समाचार छपते थे वो हिंदुस्तान में दूसरे दिन आते। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है कि करीब 400 पौंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई थी। ये मीडिया का चरित्र। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा तो बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वे आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से भी नहीं कहा, किसी ने किसी को भी नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीन माने कोमलांगी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में
जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन पर लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकतों के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर खाओं की एक मीटिंग बुलाई गई और मामला पेश किया गया कि क्या किया जाए। यहां सभी सहमत थे, अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए। यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वे फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक की नजर से दूसरे से कहा कि ये क्या बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइल सब कुछ हदम कर चुकी है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई जिसके जिम्मे यह काम दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है, यानी जिम्मेदारी, कार्यभार, उत्तरदायी काम। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज इस देश के गर्व में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण अखबारों में छप गया और शुरू हो गया सरकारी दौरे का दौरा, टूर, सरकारी टूर, पैसों। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताशा लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। विदेशी दौरे, विदेशी। सभापति ने तेज में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक न पहुँचे, मीडिया से चुप है।
सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। गोपनीय बैठक। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण को बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। उस मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। मुंबई दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। यानी सबका त्याग और बलिदान जॉर्ज पंचम से श्रेष्ठ था। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं? तो जॉर्ज पंचम के मान सम्मान प्रतिष्ठा से ज्यादा उस बलिदानी बच्चों की प्रतिष्ठा ज्यादा। राजधानियां में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात है। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यानी उस समय हमारे देश की जनसंख्या 40 करोड़, इन 40 करोड़ किसी की जिंदा नाक लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ हचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़िए, नाक चुनना मेरा काम है। आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का ताला सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी
वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए, परंतु इन राजनेताओं ने इस देश की नाक को। ये इस पाठ, तो इस तरह से इस पाठ की रीडिंग आपको करनी है। अब इस पाठ को के कुछ मुख्य बिंदुओं में बांधा हुआ है। ये इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का भारत आना, जॉर्ज पंचम की नाक रहित मूर्ति एक समस्या, नाक लगाने का प्रयास, मूर्तिकार द्वारा पत्थर की खोज, मूर्तिकार का नया सुझाव, मूर्तिकार का सारे देश में भ्रमण, जिंदा नाक लगवाने का सुझाव, मीडिया की प्रतिक्रिया। इन बिंदुओं में इस पाठ को विभाजित किया गया है। सबसे पहला बिंदु आता है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का भारत आना। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत आ रही थी। भारत के अखबारों में उनके कीमती सूट, उनके नौकर, बावर्ची, खानसामों, अंगरक्षकों, यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्तों तक के समाचार और चित्र छापे जा रहे थे। रानी के आगमन से सारे देश में सनसनी मची हुई थी। भारत सरकार के अधिकारी रानी के धूमधाम से स्वागत करने को बेचैन थे। थोड़े ही समय में नई दिल्ली की काया पलट हो गई। वहाँ की सड़कें, इमारतें नई नवेली दुल्हन की तरह सज गई। ये जॉर्ज पंचम की नाक रहित मूर्ति एक समस्या। सारे प्रबंध हो रहे थे। इन सारे प्रबंधों के बीच में इंडिया गेट के सामने स्थित जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, उसकी नाक नहीं थी। इसको लेकर बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े प्रयास हुए। ये समस्या बन गई थी। अचानक उसकी गायब हो जाना। अब इंग्लैंड की रानी हिंदुस्तान पधारेगी और इंग्लैंड के राजा की नकली मूर्ति खड़ी रहे, ये परेशानी का कारण था। जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। हर संभव प्रयास नाक लगवाने किए जाने लगे। अगला बिंदु, नाक लगवाने का प्रयास। मूर्तिकार बुलाया गया, उसे आदेश दिया गया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगानी है। मूर्तिकार ने हर संभव प्रयास किया, देश का पूरे का दौरा किया, तरह तरह नेताओं की, राजनेताओं की मूर्ति। पत्थर की खोज में निकला। इस मूर्ति पर कैसा पत्थर लगा हुआ है। सही पत्थर खोजने का उसने वचन दिया। देश के कोने कोने में वो गुजरात, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, हर देश के कोने कोने में हुआ, परंतु उसे उसका पत्थर नहीं मिला। उसने निर्णय ले लिया ये विदेशी पत्थर है। कमेटी ने कहा कि जब हम आज विदेश की हर चीज की नकल कर रहे हैं तो हमारे पास पत्थर, हमारा दिल, दिमाग, रहन सहन, सब चीज विदेशी हो चुकी है। हमारे देश में एक विदेशी पत्थर नहीं मिल पा रहा है। ये बड़े सोचने की, ये कटाक्ष किया गया है कि हम पूरी तरह से विदेशी हैं। मूर्तिकार ने एक नया सुझाव दिया। मूर्तिकार का नया सुझाव कि अखबारों में ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, मीडिया तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारे देश में अनेक महापुरुष हैं, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, किसी एक महापुरुष की मूर्ति लाके तो लगा दी जाए। ये सुझाव दिया।
इजाजत दे दी गई। ये हमारे शासक प्रशासक हैं कि हमारे जो महापुरुष हैं उनके सम्मान को ताक पर रख करके उन्होंने उसकी इजाजत दे दी। मूर्तिकार नैतिक रूप से गिरा नहीं था, वो जगह जगह गया, उन्हें हर मूर्तियां देखी, हर एक मूर्ति की नाक देखी, परंतु उस जॉर्ज पंचम की नाक से अपने महापुरुषों की नाक उस मूर्तिकार को श्रेष्ठ दिखाई दी, बड़ी दिखाई दी, सम्मान मिला। गुजरात, बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब, सभी यहां तक कि हमारे बलिदानी जो बच्चे थे उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी दिखाई देने लगी। मूर्तिकार हताश होकर दिल्ली लौट आया। अंत में जिंदा नाक लगाने का सुझाव। राजधानी में रानी के स्वागत की तैयारी चल रही थी। मूर्ति साफ रगड़ रगड़ के साफ की जा रही थी, परंतु नाक, अब बिना नाक के मूर्ति होना, तो मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि हमारे देश में 40 करोड़ की जनसंख्या है, वो 40 करोड़ में से किसी जरूरतमंद की नाक को काट करके इस पे लगा दिया जाए। मूर्तिकार भी जरूरतमंद था, उसने जरूरत के अधीन होते हुए पैसे की उसको आवश्यकता थी, इस तरह का सुझाव दे दिया। कमेटी में सन्नाटा छा गया। मूर्तिकार ने कहा कि जिंदा नाले की जिम्मेदारी मेरी है, बस मुझे अनुमति दे दी जाए। मूर्तिकार को अनुमति दे दी गई और मूर्तिकार ने ला करके वो जिंदा नाक लगा दी। अब मीडिया की क्या प्रतिक्रिया? जब जिंदा नाक लग गई तो मीडिया स्तब्ध हो गया। अखबारों में यह समाचार छपा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लग गई, परंतु देश शर्मिंदा था, लोगों में खुशी नहीं थी। इसीलिए उस दिन किसी ने कोई उद्घाटन नहीं किया, कहीं किसी का कोई अभिनंदन नहीं हुआ, देश में स्वागत समारोह का आयोजन नहीं हुआ, कहीं कोई और समाचार छपा ही नहीं, पूरा अखबार खाली रहा, सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक लगी। तो ये आपके पूरा पुस्तक कृतिका भाग 2 का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, इसका आपने रीडिंग की। अब आप पढ़ेंगे, इनके प्रश्नोत्तर को तैयार करेंगे, इनके प्रश्नोत्तर आपको भेजे जाएंगे, उन प्रश्नोत्तरों को लिखने का प्रयास करेंगे। ये आपके कुछ बिंदुओं में हमने इस पाठ को बांट रखा है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इसकी रीडिंग करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।